हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम लोग अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग को आज पढ़ना था बच्चों क्या चीज़, संवेग संरक्षण का नियम। देखिए आज हम लोग को क्या स्टडी करना है, संवेग संरक्षण का नियम यानी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मोमेंटम। इसको हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, केयरफुली इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक है कि माना कि हमारे पास दो गेंद है बच्चों, एक गेंद है मान लीजिए ए और एक गेंद है बी, यानी हमारे पास कितनी गेंदें हैं, दो गेंदें हैं, ठीक है ना। पहली गेंद यानी ए का द्रव्यमान क्या है, एम ए, और दूसरी गेंद यानी बी का द्रव्यमान है एम बी, ठीक है। ये एक सरल रेखा में मान लीजिए गति कर रहे हैं, किस में गति कर रहे हैं, एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। जब ये पहले गति कर रहे हैं बच्चों तो इनका जो प्रारंभिक वेग होगा वो यू ए होगा। पहले गेंद का प्रारंभिक वेग यू ए और दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, यू बी होगा, ठीक है ना। जब ये एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं बच्चों तो ये आपस में टकराएंगे, यानी ए बी से टकराएगा, ठीक है ना। लेकिन इस पर कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है। टी समय पश्चात मान लीजिए कि कितने समय पश्चात, ये टी समय पश्चात एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कितने समय पश्चात बच्चों, टी समय पश्चात एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब दोनों गेंदें आपस में टकराती हैं तो ए बी से टकराएगी, तो इस पर क्या बल लगेगा, एफ ए बी, यानी कि जो ए है वो बी से टकरा रही है तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है एफ ए बी, ठीक है ना। फिर बी गेंद भी, अब ये जो बी है ये भी ए पर क्या करेगी, बल लगाती है, ये भी ए पर बल लगाएगी मान लीजिए, तो इस पे क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी आपस में टकराती हैं, ए बी गेंद पर एफ ए बी बल लगा रही है, ठीक है ना। क्या लगा रही है, जो है ए वो एक गेंद है ए और बी, मान लीजिए ये एक दूसरे पर बल लगा रही है, यानी कि जो गेंद है बच्चों ए बी आपस में टकराती, ए बी से टकराती है मान लीजिए, तो ए कौन सा बल लगा रही है, एफ ए बी, और फिर जो बी है ये भी ए पर क्या करेगी, बल लगाएगी, तब इसका बल क्या हो जाएगा, एफ बी ए, यानी कि बी बल द्वारा लगाया गया ए बॉल गेंद पर बल, और यहाँ पर बच्चों ए बॉल द्वारा लगाया गया बी बॉल पर बल। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। एफ ए बी का मतलब यही है कि जो ए गेंद है ये बी बॉल पर बल अपना फोर्स लगा रही है, एफ यानी फोर्स लगा रही है, तो एफ ए बी यानी कि ये होगा। और ये देखिए एरो को इधर पीछे बैकवर्ड से दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि जो बी गेंद है ये ए पर क्या कर रही है, बॉल पर अपना बल लगा रही है, तो एफ बी ए। ये दोनों सिचुएशन आपको समझ में आई, ए और बी सिचुएशन। अब देखते हैं ए और बी का वेग अब क्रमशः कितना हो जाता है, यानी ये तो हम इनका प्रारंभिक वेग था यू ए, और अब ये इनका ए गेंद का अंतिम वेग मान लीजिए वी ए हो जाता है, और बी गेंद का अंतिम वेग वी बी हो जाता है। ये चीज़ें समझ में आई बच्चों। नेक्स्ट पेज को बुक से स्टार्ट करते हैं। देखिए गेंदों द्वारा परस्पर लगाया गया बल के तृतीय नियम के अनुसार समान व विपरीत दिशा में, अतः एफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी ए। अब यहाँ पर देखिएगा जो तृतीय नियम गति का वो लेंगे क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल, ये बता रहा है, लेकिन दिशा इसकी अपोजिट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस लिया गया है, यानी ये इधर एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल, तो ये माइनस क्या हुआ, यानी कि ये इसकी उल्टी दिशा में इसका बल लग रहा, अतः एफ ए बी इक्वल माइनस एफ बी ए। इन बलों के कारण गेंद के वेग में परिवर्तन होता है, जिससे गेंद का संवेग भी परिवर्तित हो जाता है। अब जब गेंद के वेग में परिवर्तन होगा बच्चों तो संवेग में भी परिवर्तन होगा, यानी देखिए क्या है, अतः गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। गति के द्वितीय नियम को बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो से सीखा था कि गति का द्वितीय नियम क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। तो बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर देखिएगा एफ ए बी, यानी कि ये प्रथम हमारे फर्स्ट बॉल के लिए है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए
एम ए का मतलब क्या हुई, ये पहली बाल का द्रव्यमान माइनस वी बी माइनस यू बी, यानी कि ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी, ये हुआ अब हमारा। दूसरी बॉल के लिए हम लेंगे एफ बी ए इक्वल एम ए, यानी अंतिम वेग वी ए माइनस यू ए प्रारंभिक वेग से माइनस किया गया अपॉन टी। अब गति के तृतीय नियम से वही क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल, यानी एफ ए बी इक्वल माइनस बी ए। अब यहाँ पर देखिए इसका क्या ले ली, वैल्यूज़ ले ली गई है, एफ ए बी की वैल्यू ली गई है और एफ बी ए की वैल्यूज़ यहाँ पर ली गई है। देखिए माइनस को ध्यान दीजिएगा, माइनस चिन्ह को यहाँ पर लगाया गया है। तो एफ ए, फिर ब्रैकेट में बच्चों ले लिया गया इसको, टी टी हमारा कैंसिल हो गया है, तो एम बी यानी कि एम बी फिर बी बी माइनस यू बी, यानी इसी की वैल्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया और इसको भी, अब जब ये टी टी हमारा बच्चों माइनस हो जाएगा तो ये एग्जैक्ट हमारा ये आ जाएगा क्वेश्चंस। फिर यहाँ पर देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई किए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, यानी एम बी यू बी बराबर माइनस एम ए वी ए प्लस, अब माइनस माइनस देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस एम ए यू ए। अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्म आपके सामने आ गया है ऐसे, तो ये हमारा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यानी कि जो अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग उसको अलग अलग यहाँ पर अलग अलग कर लिया गया है। अब देखिए टकराने के बाद का संवेग ये होगा हमारा और टकराने के पहले का संवेग ये है। ये समझ में आया? ये टकराने के बाद लगता है यहाँ से कुछ लाइन बच्चों क्लियर नहीं थी, फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ तक तो आप समझे कि एम बी वी बी माइनस यू बी टी, ये तो हमारा समझ लीजिए दूसरी बी यानी दूसरी बाल का क्या था, ये हमारा उसका द्रव्यमान है, उसका अंतिम वेग है, उसका प्रारंभिक वेग है। ये पहली बाल का बच्चों हमारा क्या है, द्रव्यमान है, उसका अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है। अब ये टी टी हमारा अगर कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट एज ए क्वेश्चन हमको ये मिलेगी। फिर देखिए यहाँ पर इसका इससे मल्टीप्लाई हो करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई हो के ये क्वेश्चन, ये ब्रैकेट को हम लोगों ने खोल लिया। फिर ब्रैकेट खोलने के बाद क्या हुआ, फिर ये हमारा यानी कि वी बी अंतिम वेग को हम और प्रारंभिक वेग को हम लोगों ने अलग अलग, यानी टकराने के बाद का संवेग और टकराने के पहले के संवेग को हम लोगों ने अलग अलग कर लिया। जब इसको अलग किया तो देखिए यहाँ पे आया भी है टकराने के बाद का संवेग बराबर टकराने के पहले का संवेग। अब ये माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, यहाँ पर प्लस हो गया और फिर ये प्लस हो गया, और इस तरीके से हमारा टकराने के बाद का संवेग और टकराने के पहले का संवेग हमको प्राप्त हुआ। फिर इस समीकरण में हमने पाया कि जब गेंदों पर कोई बाह्य बल नहीं लगता तो उनका कुल संवेग टकराने के बाद भी समान रहता है। यानी कि इस समीकरण में आपने क्या पाया कि अगर कोई बाह्य बल कोई कार्य नहीं कर रहा है तो उनका जो पूरा संवेग है वो टकराने के बाद भी क्या रहेगा, समान रहे, यानी दोनों गेंदों का कुल संवेग नहीं बदलता, जबकि गेंदों का अपना अपना संवेग बदल जाता। यानी कि कुल संवेग तो नहीं बदल रहा है लेकिन अपना अपना संवेग बदल रहा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर है, फिर से इसको देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि जो गेंदें आपस में टकरा रही हैं इनका खुद का, गेंदों का अपना अपना संवेग तो बदल जाता है लेकिन कुल संवेग नहीं। अगर आप जोड़ेंगे कि टकराने के बाद का संवेग और बराबर किसके हो जाता है, टकराने के पहले का संवेग, यानी ये दोनों बराबर हो जाते हैं लेकिन अपना अपना संवेग बदल जाता है। यही क्या कहलाएगा बच्चों, संवेग संरक्षण का नियम। अब यहाँ पर देखते हैं, इस नियम के अनुसार बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो वस्तुओं का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ये जो नियम है बच्चों, इसमें ये बोल रहे हैं अगर कोई बाह्य बल ना हो तो जो दो वस्तुएं हैं उनका कुल का संवेग क्या रहेगा, सुरक्षित रहता है। अब इसको आप एक एक्टिविटी के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए
इस एक्टिविटी में देखते हैं कि एक बड़े आकार का गुब्बारा लें तथा इसे पूरी तरह हवा भरकर इसके मुख से धागा बांध लें। कभी कभी बच्चे, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, उनके घरों में देखते हैं छोटे बच्चे गुब्बारे को, या आप ही लोग कभी स्कूल वगैरह में भी आप लोगों ने बैलून्स को हवा से फिल करते हैं, फिर उसके मुँह पर क्या करते हैं, धागे को बांध देते हैं। इस गुब्बारे की सतह पर टेप की मदद से एक स्ट्रॉ लगा दें। देखिए इस तरीके का एक स्ट्रॉ लगाया गया है यहाँ पर गुब्बारे की सतह पर, सरफेस पर इसके क्या करना है, एक स्ट्रॉ लगा दें। स्ट्रॉ के बीच एक लंबा व महीन धागा आर पार निकाल दें। देखिए ये धागा निकल रहा है स्ट्रॉ के बीच से। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम लोग लेते हैं या जूस वगैरह जो स्ट्रॉ से पीते हैं, उसी स्ट्रॉ को लेना है, उसमें आर पार क्या करना है, एक धागे को लगा दें। अब इन धागों के सिरों को दीवार पर लगाएं, जैसा कि हमको फिगर में दिखाया गया है। इन दोनों धागे के सिरों को कहाँ लगा दिया गया बच्चों, दीवार पर। अब गुब्बारे के मुंह पर लगे धागे को खोलें। अब देखिए गुब्बारे के मुंह पे लगे जब हम धागे को खोलेंगे तो जैसे ही धागा खोलते हैं गुब्बारे से भरी हवा निकलने लगेगी, और गुब्बारा व स्ट्रॉ की गति का अवलोकन तो क्या होगा बताइए आप। जब एक गैस से भरा गुब्बारा है, उसको आप लोग देखते हैं कभी खोल के भी, अगर आप स्ट्रॉ ना भी लगा रहे हैं और उस गुब्बारे को खोल के देखें तो गुब्बारा आपको इधर उधर उड़ता हुआ दिखाई देता है। आपको लगेगा कि वो ऐसे इधर उधर आगे पीछे उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अब उसको आपने देखा, लेकिन ऊपर आपने एक स्ट्रॉ भी लगा दिया। अब आप उसको क्या समझें, जैसे कि अब आप समझ गए होंगे कि गति का तृतीय नियम लागू हो रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, तृतीय नियम। अब आप बता सकते हैं कि वस्तु कौन सी जिस पर नियम लागू हो रहा है, ये आप तो इजली बता लेंगे कौन सी वस्तु है। इसको आप लोग होमवर्क में मेरे को करके बताइएगा कि कौन सी वस्तु है जिस पर इस पर गति का तृतीय नियम लागू हो रहा है, स्ट्रॉ पर या गुब्बारे पर। इन दोनों में किस पर जो है वो गति का तृतीय नियम लागू हो रहा है। इसको आप लोग होमवर्क में व्हाट्सएप नंबर पर मेरे सेंड करिएगा। फिर है कि इस सिद्धांत को कार्य करने वाले उदाहरण को ढूंढिए। ओके, तो इसको बच्चों आप लोग को करके बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपके एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आ गया न्यूमेरिकल का, इसको देखिए समझते हैं। इसको भी क्या करना है बच्चों, आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझिएगा। समझने के बाद इसको भी आपको अपने फेयर कॉपी पे करना ज़रूरी है। इस कर लीजिएगा, ये आपका एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल का। अब यहाँ पर देखिए एक और आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल 6 यानी उदाहरण 6। 2 किलोग्राम की एक बंदूक में 20 ग्राम की गोली जो है 50 मीटर सेकेंड माइनस -1 की क्षैतिज से वेग से छोड़ी जाती। बंदूक के पीछे हटने का वेग को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको भी आपको करना है। करने के बाद इसको भी व्हाट्सएप नंबर पर इसको आप लोग ऐसा करिएगा, अपने फेयर नोटबुक पर करके रखिएगा। आप सिर्फ उस क्वेश्चंस को जो अभी मैंने दिया उसको एज ए होमवर्क में व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है कि चर्चा करें, ठीक है ना। अब इसमें है यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट करें कि बैलगाड़ी को कैसे खींचा जाता है। अब इसको तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चों कि अगर मान लीजिए कि क्रिया जो है वो प्रतिक्रिया के बराबर, यहाँ पर कह रहे हैं ना कि क्रिया बल किसके बराबर है, प्रतिक्रिया का बल के बराबर है, तो बैलगाड़ी को कैसे खींचा जाता है ये आप लोग समझते हैं। बैलगाड़ी देखिए ना, उसको खींचते हैं तो क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर ये समझ लें, चूँकि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दोनों ही वस्तु पर नहीं लगता। देखिए यहाँ पर जो क्रिया व प्रतिक्रिया बल है बच्चों, वो दोनों एक ही वस्तु पर नहीं लगता, जिसके कारण दोनों परिणाम में बराबर एवं विपरीत होने पर भी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त नहीं कर पाते। यानी देखिए दोनों परिणाम में बराबर हैं व विपरीत हैं, उसके बावजूद भी बच्चों ये एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म नहीं कर पाते। जो बैल है वो खुर की सहायता से यानी कि F बल पृथ्वी पर पीछे की ओर लगाता है, तो पृथ्वी भी बैल पर R प्रतिक्रिया बल यानी जो R प्रतिक्रिया बल है बच्चों, वो यानी फोर्स के विपरीत लगाती है, जिसके कारण जो एक घटक है V बैल तथा गाड़ी के भार को क्या करता है, संतुलित कर देता है, तथा दूसरे घटक जो H बैलगाड़ी को चलने से लगती है। यानी कि यहाँ पर क्या समझे कि जो बैल का जो खुर है बच्चों वो पीछे की ओर लगता है, और पृथ्वी भी बैल पर जो है वो प्रतिक्रिया बल लगाएगी, जिससे एक फैक्टर जो है V
वो बैल पर तथा गाड़ी के भार को क्या कर देगा बच्चों, संतुलित कर देगा, यानी उसको वो बराबर कर देगा। और दूसरा जो एक फैक्टर है एच से बैलगाड़ी क्या करेगी, वो चलने लगती है। इसको आप लोग समझे, देखिए समझ गए होंगे। इसको आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर है रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है, इसको भी आप बता सकते हैं। देखिए रॉकेट की गति जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से ज़्यादा मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर पाइप की तकलीफ क्यों होती है, स्पष्ट करें। इसको भी आप कर सकते हैं होमवर्क में कि जो है उसको क्यों इतनी ज़रूरत पड़ती है पानी की, वो उसको तकलीफ़ क्यों होती है। कभी आप लोग ने देखा जहाँ पर आग वगैरह लग जाती है तो एक खूब तेज़ पानी का मतलब निकलता हुआ पानी का जो फोर्स रहता है खूब तेज़ी से पाइप से निकलता है, लेकिन उस पाइप को बच्चों पकड़ने में जो कर्मचारी हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट करिए। इसको भी बच्चों आप लोग होमवर्क में करके सेंड करिएगा। तो आप लोग के होमवर्क में 2 क्वेश्चन गए हैं। एक तो आप लोगों को गुब्बारे की, एक तो आपको वहाँ पर ये सिचुएशन बतानी है कि किस पर बल लग रहा है, दूसरा इसको भी आपको करके बताना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस दिया है बच्चों, इसको मैं आपको करके बता दूंगी, तब आप इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पर वी लर्न। हमने लेसन आपका कंप्लीट होता है, हम लोग सीखते हैं। हमने सीखा बल वो कारक है जो किसी वस्तु पर स्थिर अवस्था अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन करता है। ये परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए बच्चों बल क्या है कि एक फैक्टर है जो कोई भी वस्तु या स्थिर है या फिर वो गतिज अवस्था में है तो उसकी जो में परिवर्तन यानी उसमें चेंजेस लाता है। ये या तो वो जो रुकी हुई है वो चलने लगे, या चलती वस्तु रुक जाए, या फिर उसमें परिवर्तन करने का कोई भी प्रयास करे। देखिए गति के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु अपनी स्थिर अवस्था अथवा गतिज अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। यानी कि प्रथम नियम तो यही बोलता है कि गति के जो कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अथवा गतिज अवस्था में जब तक बनी रहती है तब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे। किसी वस्तु की वो प्रकृति जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती जड़त्व कहलाती। जड़त्व के कई उदाहरण भी बच्चों हम लोगों ने सीखा था, जैसे तश्तरी में पानी का लेके चलना तो क्यों आगे पीछे पानी होते हैं, या फिर कंबल को झाड़ने पर धूल के कण जो हैं वो क्यों गिरते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने कई उदाहरण को जड़त्व के कारण से सीखा था। और वस्तु का जो जड़त्व की माप है वो उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। किसी या पत्ते का पेड़ से गिरना, ये पेड़ हिलाने पर पत्ते का या फल का पेड़ से गिरना, ये भी जड़त्व के उदाहरण में हम लोग ने सीखा था। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। उसके वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं बच्चों, संवेग कहते हैं। संवेग की दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की दिशा होती है। संवेग का मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग में परिवर्तन करने में लगा समय यदि कम हो तो बल ज़्यादा होगा। ऐसे में गतिमान वस्तु को रोकने में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। फिर है गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित, तो हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों इसको कि गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती तथा बल की दिशा में होती है। जो संवेग परिवर्तन की दर होती वो बच्चों वो वस्तु पर जो असंतुलित बल हो उसके समानुपाती होगी और वो बल की दिशा में होगी। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लग रहा हो तो वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। तो ये हम लोगों ने वी लर्न में पॉइंट को सीखा बच्चों, इसको आप लोग भी अच्छे से समझिएगा और सीखिएगा। तो ठीक है बच्चों, यहीं पर हमारा लेसन जो है वो
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेसन को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हम लोग को जो न्यू लेसन है वो बायो का है। वो बायो में जो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो आप कोशिका क्या है बच्चों, इसको आप लोग छोटे क्लासेस में भी इससे अपने क्लास 8, 7, 6 से स्टार्ट कर दिए होंगे कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो ये कोशिका है बच्चों, सेल सबसे छोटी इकाई है। ये मान लीजिए जो हमारा शरीर है, ये हमारी बॉडी है, ये अगर बोलते हैं तो बहुत सी चीज़ों से कई सिस्टम से ये पूरी तरीके से हमारी बनकर ये बॉडी जो है बनी हुई है। तो ये बॉडी और सिस्टम कैसे डेवलप हुए, क्या कहाँ से बने, तो अगर आप इसको सोचें तो यानी कि जो पूरी शरीर है बच्चों, बॉडी, ये इसकी सबसे सूक्ष्मतम यानी छोटी इकाई जो हमारी है वो क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल। ओके, यानी कि सबसे छोटी इकाई सेल है, कोशिका। तो आप लोगों ने इससे पहले बहुत बच्चों ने एक कोश के यानी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आप लोगों ने इस ऑर्गेनिज्म को पढ़ा होगा। एक कोशिकीय एनिमल्स और बहुकोशिकीय जीव, इनके बारे में बच्चों आप लोगों ने जाना होगा। तो एक कोशिकीय जीव क्या है ये आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे कि जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे बच्चे एक कोशिकीय जीव हैं। तो ये एक कोशिकीय क्या है, यानी कि ये जो एक कोशिकीय हैं ये हमारे नेकेड आई से तो हम इनको देख भी नहीं सकते। इनको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि ये जो पूरे अपने लाइफ की सारी प्रोसेस है, जो जैविक क्रियाएं हैं बच्चों, जैसे हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस, जितनी भी रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें वन सेल्स के द्वारा कंप्लीट करते हैं। यानी पोषण, जनन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सारी डाइजेशन, जितनी चीज़ें हैं बच्चों, ये सब एक सेल्स के द्वारा ही अपने लाइफ की सारी क्रियाओं को ये पूरा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके जो हेडिंग है वही कह रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये फंडामेंटल मतलब मौलिक इकाई है, फंडामेंटल है जीवन से। जीवन जो है वो जो हमारे शरीर है वो इन्हीं कोशिका से मिलकर बना है। तो अगर आप बात करते हैं बच्चों कोशिका, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो शरीर है वो हमारा कैसे मिलकर बना है, इसको समझते हैं। देखिए कोशिका, कोशिका कोशिका अगर आपस में मिल जाए तो क्या बनाते हैं बच्चों, ऊतक यानी टिश्यू, यानी सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, ऊतक। ऊतक आपस में या मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, अंग यानी कि पार्ट्स। फिर अंग अगर मिल जाए तो क्या बनाते हैं बच्चों, अंग तंत्र, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर हमारा क्या बनता है, शरीर यानी कि बॉडी। तो ये स्टेप है बच्चों शरीर को के यानी एक बॉडी के निर्माण का। तो पहले सबसे पहले कोशिका ने मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर एक ऑर्गेनिज्म यानी शरीर यानी बॉडी का निर्माण किया, यानी इसको डेवलप किया। तो ये आपके समझ में आया। यानी कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और हमारा शरीर यानी सेल, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और कुछ का इन ऑर्गन सिस्टम में बच्चों ढेर से जो हमारी बॉडी है उसमें कई ऑर्गन सिस्टम वर्क करते हैं, जिसके कारण हमारी जो शरीर बॉडी है वो अच्छे से पूरे अपनी जैविक क्रियाओं को वो कर पाती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और हमारा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी परिवहन तंत्र। जितने भी हैं, जितने भी हमारे सिस्टम हैं वो सारे कई सिस्टम मिलकर ही एक बॉडी को अच्छे से बनाते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क करती है। तो हम सिस्टम के बारे में बच्चों आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं कोशिका क्या है। जीवन की इकाई है ये, यूनिट ऑफ लाइफ है, यूनिट ऑफ जो सबसे
सूक्ष्मतम इकाई क्या है हमारे शरीर की, वो क्या है बच्चों, कोशिका है। तो इसको हम लोग चलिए अपनी एक लेसन में आगे पढ़ाते हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार के कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव में कोशिका की आकृति, आकार व विविधता का अवलोकन किया है। आपने क्या किया बच्चों, बहुत से कई प्रकार की कोशिकाओं के बारे में आपने देखा है उनको। हमने ये भी माना कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार की पतली काट में जिन कोशिकाओं का अवलोकन किया उसे सेल नाम दिया था। देखिए, सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, हमारे रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था, कार की पतली काट में जिन कोशिकाओं का अध्ययन किया उसको उन्होंने सेल नाम दे दिया। आइए हम विभिन्न प्रकार के माध्यम से कोशिकाओं की व्यवस्था व कार्यों को समझने का प्रयास करें। अब इनकी व्यवस्था क्या है, इनको हम क्रियाकलापों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब तरह तरह की कोशिकाओं का अवलोकन यानी उसको देखना, तो इसको देखते हैं। इन क्रियाकलापों में आपको ब्लेड, स्लाइड, कवर स्लिप, माचिस की तीली, रियो की पत्ती, आइसक्रीम के चम्मच, ल्याल शाही, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होगी। देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी के द्वारा आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लगना है वहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पर एक आपको ब्लेड की ज़रूरत है, स्लाइड, कवर स्लिप, माचिस की तीली, रियो की पत्ती, आइसक्रीम, चम्मच, ल्याल शाही, सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट में हम देखते हैं कि माचिस की तीली की काट की कोशिकाओं का अवलोकन करें। माचिस की तीली को काट को देखने के लिए माचिस की एक तीली को लेकर 1 घंटा पानी में भिगो कर रखें। ठीक है ना, आपने 1 घंटा क्या किया, माचिस की तीली को पानी में भिगो दिया। अब ब्लेड की हेल्प से यानी इससे पतली काट लेकर एक स्लाइड की पर पानी की बूंदें रखें, कवर स्लिप से ढकी और सूक्ष्मदर्शी से निम्न आवर्धन से इसका अवलोकन करें, जैसा दिखाई दे रहा उसका चित्र बनाएं। देखिए, यहाँ पर जब आप एक पतली काट लेंगे माचिस की तीली की और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम आपको दिखाई देगा। यानी कि कार, ये इस यहाँ पे तो बोल रहा है बच्चों कार की, ये तो कार की काट है, यहाँ पर बोल रहा उसका चित्र, मतलब आप ही को देखना है, अवलोकन करना और उसका चित्र भी बनाना है। ये माचिस की तीली का चित्र नहीं है, ये है कार की काट का चित्र, यानी बोतल की कार की काट का चित्र है। देखिए, आप अपने बनाए गए चित्र का मिलान पुस्तक में दिए गए चित्र क्रमांक 1 से करें। क्या वही चित्र है जिसे रॉबर्ट ने 1665 में कार की पतली काट की सूक्ष्मदर्शी से देखकर बनाया था। यानी कि जो आप चित्र बनाएंगे फिर उसको इससे मिलाकर देखेंगे क्या वही चित्र है जिसको कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कार की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी से देखकर बनाया था। यानी ये आपको एक्टिविटी खुद करनी है घर पर और देखना है। लेकिन अभी तो हो सकता है आप लोग के पास सूक्ष्मदर्शी वगैरह तो होगी नहीं बच्चों, तो आप इसको जब मौका मिलेगा तब आप कर सकते हैं। लेकिन हैंडलेंस किसी के पास पावर ऑफ हैंडलेंस है तो आप उससे भी देख सकते हैं। अगर पावर है अगर उसमें तो आप उससे देख सकते हैं, हैंडलेंस से देखिए तो उसमें आपको कैसा चित्र दिखाई देता है। यहाँ पर देखते हैं पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन। तो ठीक है बच्चों, इसको जो पत्ती, इसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है पत्ती की कोशिकाओं का अवलोकन। इसको बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा और अपने होमवर्क को जो आप लोगों को लिखने को दिया जाए बच्चों उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से पढ़िए, होमवर्क करिए और अपनी कॉपी को कंप्लीट करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।